वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू द रियल कश्मीर न्यूज स्पेशल एडिशन ऑफ आर पार का वार। एक ऐसा शो जहां हम इंडिया और पाकिस्तान दोनों तरफ के लोगों से मुख्तलिफ मुद्दों पे उनकी राय जानने की कोशिश करते हैं। आज का जो मुद्दा है वो है अफगानिस्तान क्राइसिस, जो शुरू हुआ जब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के इशारे पे अमेरिकी ट्रूप्स अफगानिस्तान के सरजमीन से 20 साल के बाद निकल गए, और वो भी बंदूकें, गोला बारूद, बम और बहुत सारा कैश पीछे छोड़ के, जिसका फायदा तालिबान ने उठाया और पूरे अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया, जिसकी वजह से अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट अशरफ गनी को अपना तख्त छोड़ के जान बचा के भागना पड़ा, और हजारों सिविलियंस, जिनमें औरतें, बच्चे, जर्नलिस्ट और फॉरेनर्स भी शामिल थे, जो रवाना होने की कोशिश कर रहे थे अफगानिस्तान से, उनकी मौत हो गई। कुछों की मौत हुई उड़ती हुई प्लेन के विंग्स पे लटक के हवा में गिरने से। कुछों की मौत हुई काबुल के एयरपोर्ट ब्लास्ट में, और कुछों की मौत तो ऐसी हुई कि उनको घर से घसीट के बीच चौराहे पे मारा गया जब से तालिबान ने टेक ओवर किया। इस क्राइसिस का दुनिया भर में अलग अलग रिव्यू आ रहा है, दुनिया भर से। कुछ लोगों का कहना है कि बाइडेन और तालिबान के बीच कोई सीक्रेट मीटिंग हुई और उनके बीच की कोई डील थी ये। कुछ लोगों का कहना है कि अल्हम्दुलिल्लाह अफगानिस्तान को आजादी मिल गई। मगर कश्मीर पे इस क्राइसिस का क्या इम्पैक्ट होगा या होने वाला है, इसके बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं अपने गेस्ट से। आइए आपका रुख कराते हैं हम अपने गेस्ट की तरफ। मारिया तराना इकबाल, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, फाउंडर ऑफ आम तालीम। आबिद अब्बासी फ्रॉम इस्लामाबाद, पाकिस्तान, जर्नलिस्ट, ओरिजिनली फ्रॉम पूंछ। जावेद बेग, politician and political activist from Indian side of Kashmir, and Javed Dar from Indian side of Kashmir, a research fellow and a writer and a professor. Welcome to our show. तो आज का मेरा जो पहला सवाल है मारिया, मैं आपसे करना चाहूंगी, आपको क्या लगता है कि साउथ एशिया में, खास करके पाकिस्तान, इंडिया में और खास करके हमारे कश्मीर में इस क्राइसिस का क्या इम्पैक्ट हो सकता है? Unmute yourself. Please unmute yourself. You need to unmute yourself. Mute me. Yeah, I have unmute. Thank you very much, Yana, for taking me to your show. This is very important and this topic is very close to my heart, in fact. Because we are being witnessing कि हमारे जो region की instability है, वो अगर आप देखें तो पिछले 40 सालों में the main reason is presence of America, और बार बार अफगानिस्तान के लोगों को आजमाइश में डालना, लाखों लोगों की जानों का जाना, और अचानक 20 साल के बाद जब 11 सितंबर से हम एक महीना दूर थे, जब 20th बर्थडे होने जा रही थी जो बाइडेन से, इस दफा अमेरिकी लोगों ने सवाल जवाब करने थे कि आफ्टर स्पेंडिंग ट्रिलियंस ऑफ डॉलर व्हाट एक्चुअली यू हैव अचीव्ड इन अफगानिस्तान. So what actually they did, they left the whole mess for sorting out India, Pakistan, China and Russia. और अभी जो कल का धमाका हुआ है उसके बाद हमें पता चला कि आईएसआईएस ने जो है वो जिम्मेदारी कबूल की. What do you actually think? Are we safe? Are you safe? Or anybody else is safe? No, I'm sorry, because ये instability जो लेकर आ रहे हैं अफगानिस्तान के अंदर, तो जाहिर है वो पूरे region के लिए threatening है. Let me tell you one thing very clearly, because we have grown up in Pakistan, so we have witnessed so many Afghanis around. आज भी मेरे घर में जो दो लोग काम करते हैं, they are from Afghanistan, और जब भी बात होती है तो जाहिर है कि ये मारामारी की जो गेम है ये कोई अभी 20 साल पहले शुरू नहीं हुई है. हमें डायमेंशिया हो जाता है, हम भूल जाते हैं कि भाई 1970s से उस वक्त जो इंस्टेबिलिटी स्टार्ट हुई थी उसमें 3 जनरेशन जो हैं अफगानियों की सफर हुई हैं, और अब चौथी जनरेशन जो हमने कल देखा, बच्चे मारे गए. मतलब ये कहाँ की इंसानियत है? मेरे ख्याल है कि सबसे पहले इस वक्त we have to hold America responsible for that, because this is dangerous for the whole region. In that situation, no Pakistani, no Kashmiri, no Indian, no Russian, no Chinese will be safe. So we have to raise our voice. This is very important time, because ये नहीं हो सकता कि भाई आप डील करें, डील क्लोज रूम्स में हो और उसके बाद सफर जो है वो पूरा साउथ एशिया करे. आज हमें क्या पता कि ये इंक्यूबेशन सेंटर्स जो अफगानिस्तान के अंदर खुलते हैं उसमें कहां पर हिंदुस्तान के खिलाफ कोई
पॉलिसी तैयार होती है, पाकिस्तान के खिलाफ तैयार होती है, चाइना के खिलाफ होती है, ये रशिया के खिलाफ होती है, तो हमें भी कि ये वाकई एक जरूरत है, बहुत जरूरत है कि आम इंसान को जो है, मैं समझती हूँ अगर हुकूमतें इसके ऊपर बात करने से अवॉइड करती भी हैं, तो दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, डॉक्टर जावेद रिस्पॉन्सिबिलिटी, बेग साहब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और आबिद अब्बासी की रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ सिविलियन जो है, वी हैव टू रेज आवर वॉइसेस, बिकॉज मारिया इज सेइंग कि हमें अमेरिका को ब्लेम करना चाहिए और हमें अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए। अमेरिका को ब्लेम करने से कोई फायदा है? जावेद, आपको क्या लगता है? जावेद बेग से मैं बात कर रही हूँ। जावेद, व्हाट डू यू थिंक? शी इज नॉट इवन, एक बार भी इन्होंने नहीं कहा कि इसमें फॉल्ट पाकिस्तान का है, उन्होंने सीधे अमेरिका पे निशाना साधा। और आपको नहीं लगता कि इसमें पाकिस्तान का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस क्राइसिस में? Thank you so much, Yana. With due respect to our panelist, Maria Iqbal. See, Yana, to understand Taliban, it is backed by Pakistan, China, Russia, and Iran. Because if we go to the genesis of this Taliban during 90s, and there forever all these powers are against interest of India, especially Pakistan and China. See, we can blame Joe Biden administration because they shouldn't have taken this decision. I don't know what is behind this decision, but there is some tacit understanding between Taliban and the groups and the lobby of Joe Biden. Now, the current Afghan situation is very dynamic and it's fast changing as each day brings a new player which can further change the course of entire Taliban capture of Kabul. See, yesterday's attack by ISIS Khorasan. ISIS Khorasan is a different ISIS. ISIS is same, but this Khorasan, they have different goals. Yesterday's attack on Kabul airport, people got killed, American soldiers got killed. And again, the focus is on Afghanistan. See, this Taliban can pose differently this time, but the ideology remains same. See, ideology has not changed. आप कौन सी आइडियोलॉजी की बात कर? The ideology Taliban had in 90s, the ideology Taliban has been nurturing in last 2 decades. आप क्लैरिटी से बोलिए, उस change. आइडियोलॉजी को क्या बोलते हैं? आप क्या बोलेंगे उस आइडियोलॉजी? एक लाइन में बोलिए, एक वर्ड में बोलिए। You cannot differentiate between good terrorism and bad terrorism. You cannot differentiate between good terrorist and bad terrorist. Terrorism बहरहाल terrorism ही है। लोगों को मारना, एक गलत तरीके से अपने केस को प्लीड करना, अपने स्ट्रगल को एक गलत रास्ते पे लेके किसी मुकाम पे पहुंचना is always called as terrorism. See, Taliban. I would like to ask Abid Abbasi sahab, I want to respond to this. FATF में जूझता हुआ पाकिस्तान, पहले इंडिया बोलता था कि टेररिज्म एक्सपोर्ट कर रहा है, अब अफगानिस्तान बोलता है कि टेररिज्म एक्सपोर्ट कर रहा है। पहले इंडिया पाकिस्तान को ब्लेम करता था कि कश्मीर में जो कुछ हो रहा है वो पाकिस्तान की वजह से, अब अफगानिस्तान बोल रहा है कि जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान तालिबान को मजबूत करता है, पाकिस्तान तालिबान को आर्म सप्लाई करता है, पाकिस्तान तालिबान को आइडियोलॉजिकली पावरफुल करता है, और तब जाके हमारी हालत ऐसी हुई है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे आबिद साहब? जी, एक तो हमें ये बुनियादी तौर पर देखना पड़ेगा कि अफगानिस्तान का मसला क्या है। हम बुनियादी उसके मसले को डिस्कस किए बगैर मौजूदा सूरत हाल डिस्कस कर रहे हैं। अफगानिस्तान का मसला एक मजाज का मसला है, वो मसला आज का नहीं है। शायद आप देखें जब शाह था वहां पे उसके अगेंस्ट एक स्ट्रगल स्टार्ट है, उस वक्त तो पाकिस्तान का किरदार नहीं था। अगर आप तारीखी हकायक से बात करें, डॉक्टर साहब ने जो बात की, मैं उनके सिर्फ एक नुक्ते से, जो दहशतगर्दी है वो चाहे वो अच्छाई और बुराई की तमीज की नहीं है, वो दहशतगर्दी इससे इत्तेफाक करता हूँ। बाकी उनकी जो लाइन है उसको अगर देखा जाए तो वो सिर्फ जो बात करना चाह रहे हैं कि अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है शायद पाकिस्तान उसका जिम्मेदार है। ऐसा हरगिज नहीं है। हमें ये देखना पड़ेगा कि इस मसले की जो रूट काजेज हैं उसकी तरफ हम बात करने को तैयार नहीं है, चूंकि वो तलख हकायक है और अफगानियों के मजाज से मुताल्लिक है। दूसरी बात, आज का जो अफगानिस्तान है इसमें पाकिस्तान ने सिर्फ क़याम अमन की एक कोशिश की है, बाकी नाकामी हुई है। या जो सबसे बड़ा आप देखें कि जो सेटबैक हुआ या पीछे जो
गन छोड़ के जा रहा है वो है अमेरिका। पाकिस्तान नहीं बैठा हुआ था वहां, इंडिया और अमेरिका बैठा हुआ था। हमें हकाइक को मसख नहीं करना चाहिए, हमें उन हकीकतों का सामना करके उस डिबेट की तरफ जाना चाहिए कि हल क्या हो सकता है। अफगानिस्तान में जो कुछ इस वक्त हो रहा है, हमें यह देखना चाहिए कि उसके कंसिक्वेंसेस या उसके असरात हमारे रीजन में क्या पड़ सकते हैं। अफगानिस्तान के लोग अगर तालिबान को फर्ज करें, मैं बात कर रहा हूं, मैं इस बात से शायद बहुत डिफरेंट ओपिनियन रखता हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अफगानिस्तान के लोग अगर इस बात से अक्सरियत इत्तेफाक रखती है कि वो तालिबान को वेलकम के हैं, मैं और आप कैसे रोक सकते हैं? शुमाली हितात इस वक्त अगर उनके अगेंस्ट खड़ा है और वो ये चाह रहा है कि इस तरफ आप नहीं आ सकते, तो आप और मैं कौन हो सकते हैं जो उसको रोक सकते? जावेद डार से मैं बात करना चाहूंगी, इसका रिस्पांस लेना चाहूंगी। जावेद डार ये कह रहे हैं कि अफगानी लोग खुद उनको वेलकम कर रहे हैं तालिबान को वहां पे, क्या आप इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं? क्योंकि नॉर्दर्न अलायंस की अगर आप बात करें, नॉर्दर्न अलायंस तो कह रहा है कि हम अफगानियों के हक के लिए खड़े हैं, हम रेडिकल तालिबान को यहाँ से हटा देंगे अफगानिस्तान की सॉइल से। फिर वो किस चीज की लड़ाई लड़ रहे हैं? और जो हमें देखा जा रहा है आजकल, जो लटक लटक के प्लेनों से लटक लटक के लोग कोशिश कर रहे हैं अफगानिस्तान से बाहर निकलने के लिए, क्या वो अफगानी नहीं है? क्या अगर वो तालिबान को वाकई में वेलकम कर रहे होते तो दुनिया भर की मीडिया में वो खुद ही क्यों कहते फिर रहे हैं कि हमें बचाओ, इंटरनेशनल कम्युनिटी से हेल्प क्यों मांग रहे हैं फिर अफगानी? आप क्या कहना चाहेंगे जावेद डार साहब? देखिए याना सिचुएशन जो है अफगानिस्तान में, दैट कुड पोटेंशियली सेट ऑफ ए डोमिनो इफेक्ट इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, नॉट इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट। मेरा बोलने का मतलब है इंडिया विल इंक्लूड पाकिस्तान एंड अदर कंट्रीज एज वेल। अब जो हमारे भाई साहब ने बात की, मैं इनको एक बुक पढ़ने के लिए जरूर बोलूंगा। देयर इज अ बुक दैट्स कॉल्ड वेयर बॉर्डर्स ब्लीड। ये बुक जो है इंडिया के एक स्ट्रैटेजिक एक्सपर्ट ने लिखी है, और इस स्ट्रैटेजिक एक्सपर्ट ने इस बुक में कोई तरफदारी नहीं की है। अगर आप इस बुक को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो हम बोल रहे हैं कि तालिबान ने जब से हुकूमत अफगानिस्तान में शुरू कर दी थी 90 से लेकर 2001 तक, उसके बाद या उस दौरान जो भी कॉन्सिक्वेंसेज या जिस तरह के जो है हालात देखने को मिले, चाहे वो इंडिया की बात करें, हम पाकिस्तान की बात करें, उससे हमें एक सबक लेना चाहिए था। और मोस्टली पाकिस्तान को एक सबसे बड़ा सबक लेना चाहिए था, क्योंकि अगर आप इंटरनेशनल न्यूज़ को देखेंगे या अगर जो भी अफगानिस्तान में हो रहा है उसके अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि जो वहां पर जो भी हो रहा है, जिस तरह तालिबान का सपोर्ट पाकिस्तान की गवर्नमेंट कर रही है, या जिस तरह से हम सब देख रहे हैं जो चीजें वहां हो रही हैं, और कितने लोग वहां से भाग के आ रहे हैं और हिंदुस्तान में रह रहे हैं, और हिंदुस्तान उनको रिफ्यूजी कैंप्स में या अलग से घर बना के उनको स्कॉलरशिप बाकी चीजें दे रहे हैं। तो इससे साफ जाहिर होता है कि आबिद साहब आप हंस रहे हैं, कुछ कहना चाहते हैं? आपको फनी लग रहा है ये जो कह रहे हैं? जो लोगों की तकलीफ आपको दिखाई नहीं दे रही है? मैं डॉक्टर साहब की इस बात से हैरान हूँ। पाकिस्तान पिछले 4 डेकेड से अफगानिस्तान का अफगान रेफ्यूजीज का बोझ उठा रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आप अगर देखें, क्वेश्चन किया था, आप देखिए भाई उस कम्युनिटी से अफगान इस वक्त अपील कर रहे हैं जो उनको छोड़े भाग गई। आबिद साहब, हमारे मुल्क हिंदुस्तान ने अफगानियों की सबसे ज्यादा मदद की। रिफ्यूजी हमारे मुल्क में भी है और सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट हमारी है, और हमारी इन्वेस्टमेंट टेररिज्म की इन्वेस्टमेंट नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर की है, हेल्थ सेक्टर की है, एजुकेशन की है। सबसे ज्यादा अगर अफगानिस्तान में पिछले 30 साल से इन्वेस्टमेंट हुई वो हमारे मुल्क की हुई, और सबसे ज्यादा अगर इज्जत अफगानियों को मिलती है वो हमारे मुल्क में मिलती है, और हम आज भी खुले दिल से खुले हाथ उनका इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। आपसे कहीं ज्यादा, देखिए आपसे कहीं ज्यादा अमेरिका ने इन्वेस्टमेंट की, और अमेरिका नहीं, वो इन्वेस्टमेंट नहीं है। एक कातिल मेरी बात सुनिए, अगर आपको एक कातिल 10 किस्म के पकवान खिलाएगा, आपको एक सोने की केज में रखेगा, उसे आप इन्वेस्टमेंट कहेंगे, उसे आप मदद कहेंगे? अमेरिका बहरहाल एक दहशतगर्द, एक सिविलाइज्ड दहशतगर्द मुल्क है। नहीं, मेरी बात सुनिए आबिद साहब, अमेरिका इस्लाम मुखालिफ है, इंसानियत मुखालिफ है। अमेरिका की इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्टमेंट नहीं कह सकते। बात को सुन लीजिए, सवाल मुझसे हुआ है, आप जरा सुन तो लीजिए ना। आप बीच में इंटरप्ट करेंगे तो मैं सख्त जवाब दूंगा आपको। आप इंटरप्ट मत कीजिए, मैं जो बात कर रहा हूँ उसको सुन लीजिए, आप पोलाइटली सुनिए और मिसबिहेव न कीजिए, और सिविलाइज तरीके से दूसरे का जवाब सुनिए। क्या कह रहे थे? मैंने ये बात ये की थी अमेरिका में। आप देखिए अमेरिका की इन्वेस्टमेंट कई ट्रिलियन डॉलर्स के अंदर हुई। इंडिया को अमेरिका वहां पर लेके गया, ट्रेनिंग्स अमेरिका देता रहा, और इंडिया और अमेरिका का वहां पर रोमांस चलता रहा।
आज आबिद इंडिया साहब, और आबिद साहब, आबिद साहब, चले मेरी बात सुनिए। इंडिया को अमेरिका नहीं लेके गया, हमारा एक हिस्टोरिकल रिलेशनशिप अफगानिस्तान तो के रह साथ जाइए है। ना, हमारे आप वहाँ बॉर्डर्स अफगानिस्तान हिंद में रह कुश तक जाइए, है। आपको अगर शौक है वहां पे रहिए, वहां पे रहिए ना। आपको कबूल करने को तैयार नहीं है वहां पे गवर्नमेंट, किसने नहीं, रोका नहीं, आपने रहे ना आप वहां आबिद पे। साहब, हमसे बेहतर अफगानियों के दर्द को और कौन समझ सकता है। मैं तो कश्मीर समझिए के ना, जिला आप बड़गाम से समझिए, ताल्लुक जाइए रखता हूँ। जाइए उनकी मदद हमारे कीजिए ना, कश्मीर में किसने रोका अफगानी आपको। कम्युनिटी रहती है गांदरबल में। गांदरबल में हमारे पश्तू भाई रहते हैं। हम अफगानी कल्चर को बखूबी वो समझते और जानते हैं। अफगानी सारी दुनिया में रहते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। पिछले 40 साल से 4 डेकेड से अफगानी पाकिस्तान के अंदर रहते हैं। बिल्कुल जनाब, 40 रहते हैं। साल से हमने कब आप कहा जरा नहीं रहते। यूएन की आप आप दोनों की बात में पाकिस्तान में 4 मिलियन से सफर शुरू हुआ था, ये आप याद रखिएगा। इन 70s actually that was a figure 3 million, ठीक है, and now it's the third generation which has been living in Pakistan. So अगर आपके पास चंद एक सैकड़ों रहते हैं वो एक अलग बात है, पर आप पाकिस्तान आके देखिए and they are very much well established without any discrimination. They have established the most successful businesses in Karachi, in the biggest city of मारिया, ये तो Pakistan, अफगानी लोग ही Karachi. कहते हैं कि आईएसआई इज बैकिंग टेररिस्ट ग्रुप्स। ये तो अफगानी लोग कहते हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। जावेद, मुझे आपसे सवाल पूछना है। जावेद, receiving calls, emails and on social देखिए, media. अफगानी I तो ये have भी more than कहते थे 500 Afghan और friends. जावेद, मुझे आपसे सवाल पूछना है। गिव मी अ सेकंड। आप कह रहे हैं कि अफगानियों के साथ हमारा रिश्ता है। बात तो कंप्लीट नो आप कह रहे हैं कि अफगानियों के साथ हमारा रिश्ता है। आप मुझे ये बात बताइए जावेद, एक सेकंड। आबिद साहब, मैं आपके पास आऊंगी। एक सेकंड मुझे दीजिए, मैं आपके पास आऊंगी। आबिद साहब, आपके पास आऊंगी। जावेद, आप मुझे बताइए, अगर इंडिया कहता है कि अफगानिस्तान से इतना रिश्ता है उनका, तो मैं जावेद बेग से बात कर रही हूँ, तो इंडिया ने अफगानिस्तान के लिए कुछ किया क्यों नहीं इस क्राइसिस में? बिकॉज यही चीज, ये न्यूट्रल अप्रोच। सवाल सुनिए जावेद, इस न्यूट्रल जो ये न्यूट्रल स्टैंड जो इंडिया लेती है हर वक्त, इजराइल को भी अपना दोस्त कहती है, लेकिन जब गाजा से बॉम्बिंग हुई, सौम्या संतोष जो केरला की इंडियन वहां पे उस गाजा बॉम्बिंग में उसकी जान गई, उसके बाद भी इंडिया ने इजराइल को सपोर्ट नहीं किया, एक न्यूट्रल स्टैंड लिया। अब वही चीज इंडिया यहाँ भी कर रही है, अफगानियों का दर्द देख रही है। प्लेनें पकड़ पकड़ के अफगानी आ रहे हैं इंडिया में, इसी से समझ में आता है उनका दर्द क्या है, लेकिन इंडिया कोई स्टैंड नहीं ले रही। तो आप कैसे कह सकते हैं स्पेशल रिश्ता? बताइए इस बात। देखिए याना, इंडिया ने हमेशा स्टैंड लिया है अफगानिस्तान के लोगों के लिए। हमारे और अफगानिस्तान का 5000 साल का रिश्ता है, सिविलाइजेशन का रिश्ता है। हमारे जो बॉर्डर्स थे जो गिलगित बल्तिस्तान के साथ, वो तो ब्रिटिश इंडिया था। आप क्या बात कर रहे हैं? मेरी बात तो सुनिए। हिंदुइज्म आपको शायद पता नहीं है। आपको आबिद साहब, आप हिस्ट्री पढ़िए, आप हिस्ट्री पढ़िए। आपको सिविलाइजेशन पढ़नी पड़ेगी। हमारे मुल्क से आबिद साहब, आपको सिविलाइजेशन, हिंदुइज्म हमारे मुल्क से अफगानिस्तान तक गया है। So how can आपको you सिविलाइजेशन पढ़नी पड़ेगी। No, you can't challenge. The oldest civilization is Harappa and Mohenjo-daro. So whatever the relationship you have with Afghanistan, but let me tell you very clearly, I am sure you are very much worried about Afghanistan, but Afghanistan के लिए परेशान होने की जो रीजन वहाँ पे सिर्फ एक इंडिया, वो इन्वेस्टमेंट है। अब यहाँ पे मेरे पास टाइम की कमी है, I'm sorry, मेरे पास आबिद टाइम साहब, की कमी है। मैं शायद मारिया के पता नहीं है, पास ही आबिद जाना साहब, आपने चाहूंगी। हिस्ट्री पढ़ी नहीं है। हमारे पास टाइम की कमी है। 47 मैं मारिया के पास जाना नहीं, आप चाहूंगी। चैलेंज कर रहे हैं तो मैं आपकी हिस्ट्री को आपको जी, मारिया के पास जाना चाहूंगी। मेरा सवाल मारिया से, बिकॉज आप आम तालीम की फाउंडर हैं और आपको पता है कि अफगानिस्तान में जो क्राइसिस है उसके सबसे ज्यादा जो उसको सहेंगी वो है औरतें वहां की। मतलब नाटो के आने से पहले 5% भी नहीं था औरतों का लिटरेसी रेट, और 2013 तक फाइनली वो 13% पे आके पहुंचा है। इलिटरेसी की ये हालत है वहां पे, औरतों की लिटरेसी की बात कर रही हूँ मैं। तो आपको क्या लगता है, अगर तालिबान एडवांस होकर पाकिस्तान की तरफ आता है, वहां से अगर वो कश्मीर की तरफ रुकता है, क्या आपको लगता है कश्मीरी दिस इज अ बिग चैलेंज? और आपको क्या लगता है कि व्हाट स्टेप्स शुड बी टेकन टू स्टॉप दिस? या ना, सबसे पहली बात ये है कि एक्चुअली वी आर वेरी मच कंसर्न अबाउट दैट, बिकॉज व्हाट वी हैव विटनेस्ड इन लास्ट 40 years, वहां पर औरतों के लिए स्पेस बहुत कम कर दिया गया था, ठीक है। बिफोर दैट इट वाज अ मच बिगर स्पेस फॉर द वुमेन टू ग्रो, टू एक्सेल in their careers, in their education, and you know they have a role to play in the government as well. But in last 20 years, मतलब उससे पहले 40 साल से पहले 20 सालों में what we have witnessed actually
कि बहुत ज्यादा जो है वो क्राइसिस की वजह से women were not allowed to take the space which was actually theirs. And अभी अमेरिका ने आई एम श्योर कि इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ औरतों की फलाह बहबूद के ऊपर तवज्जो देने के लिए एक अमेरिका का डायरेक्ट रोल नहीं था. दैट रोल वाज प्लेड बाय यूनाइटेड नेशंस. एक्चुअली यूनाइटेड नेशंस के जो इदारे हैं, एज दे आर वर्किंग इन द डिस्प्यूटेड रीजन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, दे वर वर्किंग एज द सेम इन अफगानिस्तान. सवाल का जवाब दिया कि अगर तालिबान कश्मीर की तरफ रुख करता है, आप उसकी बात कीजिए. अगर तालिबान कश्मीर की तरफ रुख करता है, तो डू यू फील द डेंजर एज अ कश्मीरी? And what is the obsession? I don't understand this obsession or the romanticism of Indian people actually when they are talking about कि अफगानिस्तान की तरफ आ रहे हैं तालिबान. You have invested a lot of money. You people are not concerned about the human lives actually in Afghanistan. Everything is. मेरा सवाल सिंपल है मारिया, क्या आपको नहीं लगता अगर अफगानिस्तान से तालिबान रुख करेंगे $200 billion, you are more concerned about $200 billion rather than the human lives actually. बात ये है कि अफगानिस्तान नहीं उदार आप कहना चाहेंगे, ह्यूमन लाइफ की बात कर रही हूँ. अगर उनका रुख, तालिबान का रुख पाकिस्तान से होते हुए कश्मीर की तरफ आएगा, बिकॉज कश्मीर भी एक जगह है जहाँ पे ओपियम ग्रो हो सकता है, ओपियम ग्रो हो सकता है. कश्मीर एक मेजॉरिटी मुस्लिम रीजन है एंड हम सब जानते हैं कि तालिबान का जो मेन सोर्स ऑफ फंडिंग है वो है ड्रग्स मनी. तो क्या आपको नहीं लगता कि वो इस तरफ रुख करेंगे, और अगर करेंगे तो इसको कैसे रोका जाए? जावेद डार. बिल्कुल, देखिए इस तरह के अप्रीहेंशन जो है वो है, और बिल्कुल है, क्योंकि होने भी चाहिए, और ये सच्चाई भी है. जिस तरह से मैंने अभी भी जो हमारी बहन बैठी हुई हैं, जिस तरह से ये बात कर रहे हैं, बट इनको समझना चाहिए कि जिस तरह से आए दिन हर रोज पाकिस्तान के जो मिनिस्टर्स हैं, पाकिस्तान के जो भी इनके वहाँ पर बैठे हुए जो ऑफिसर्स हैं, जिस तरह ऑफिशियल्स हैं, जिस तरह से वो न्यूज़ चैनल्स पर बोलते रहते हैं कि ना हम ये कैप्चर करेंगे, वो कैप्चर करेंगे, तो वो अपने आप में बोलता कुछ तो बोलता है वो. तो हम कश्मीर में अमन से रहते हैं, हम तो वो नहीं चाहेंगे. बट जो अप्रीहेंशंस हैं, मैंने इसीलिए पहली बात जो बोली, मैंने बोला ये डोमिनो इफेक्ट करेगा, और इसके लिए जो उनका सेफ एरिया है वो हम सबों को पता है. वो सेफ एरिया कौन है तालिबान का, वो कहाँ से गुजर कर क्या कर सकते हैं, वो हम सब तो जानते हैं, पूरी दुनिया तो जानते हैं. इसीलिए जो बेहतर है इनकी कंट्री के लिए, जो पाकिस्तान के लिए भी बेहतर है कि उनको समझना चाहिए. उन्होंने भी पास्ट में जब तालिबान की हुकूमत की, तब जाके उनके वहां पर भी प्रॉब्लम जो थी वो नहीं रुकी, तो अब कहाँ से वो रुक सकते हैं. इसलिए बेहतर होगा कि पाकिस्तान को अपनी लैंड को जो इंश्योर करना चाहिए इंडिया को, कि हम अपनी लैंड को उन लोगों के लिए, या जो जैसे वो हालात बनाए हुए हैं, जिस तरह से वो हालात खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको समझना चाहिए कि वो अपनी लैंड को उस चीज के लिए अलाउ न करें. लैंड को अलाउ नहीं करना चाहिए. कोई भी तालिबान या कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी पाकिस्तान की लैंड पे हो. आबिद साहब, आप कैसे इंश्योर करेंगे एज अ पाकिस्तानी गवर्नमेंट को, आप क्या कहेंगे टू इंश्योर कि आपकी लैंड, आपकी सॉइल? समझ मारिया जी शायद डरी हुई नहीं है, बहुत बोल्ड है, मगर शायद आपको मेरी बात समझ में आ रही है, क्योंकि नीलम इरशाद जैसे लोग, पीटीआई के लोग जब कहते हैं कि हम तालिबान को यूज करेंगे कश्मीर जीतने के लिए, तो आप सोचिए कि आपकी अपनी लड़कियां, आपकी अपनी औरतें, आपकी अपनी जनानियां कितनी खतरे में हो सकती हैं अगर आप इस तरह का खेल खेलेंगे. आप क्या कहना चाहेंगे अपने गवर्नमेंट से? देखिए, पहली बात तो ये है कि तालिबान को पाकिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल नहीं करने दी जाएगी किसी भी सूरत, किसी भी के खिलाफ और किसी की हमदर्दी में. दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो 2600 किलोमीटर के करीब पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहद है, उसकी फेंसिंग की गई है. उससे मतलब ये था कि अफगानिस्तान की सरजमीन से जो पाकिस्तान के यहाँ दहशतगर्दी हुई, एपीएस का सबसे बड़ा वाकया आपको पता है बच्चों का हुआ, जिसका ब्लेम तालिबान पर लगा. और ये बात सिर्फ ब्लेम तक ही नहीं गई, हकीकत में खुलकर सामने भी आई कि इंडिया उसके पीछे था और उसने ये कराया. दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो आपने की, आजाद कश्मीर को वहां के लोगों ने लड़कर आजाद कराया था. इतना आसान नहीं है कि कोई आएगा, वो हमारी जनानियों को छेड़ जाएगा और ये लोग खामोश बैठे रहेंगे और वो कहेंगे. फाइनल वर्ड्स फ्रॉम जावेद बेग साहब. मुझे शो क्लोज करने का टाइम हो गया है. ये कह रहे हैं कि फेंसिंग की गई है, ये कह रहे हैं कि इतना आसान नहीं होगा लड़कियों को आके उनको दबाना, सप्रेस करना कश्मीर के अंदर. आपके फाइनल वर्ड्स कि इंडिया को क्या करना चाहिए, पाकिस्तान को क्या करना चाहिए टू एंश्योर कि तालिबान इस चीज का फायदा उठा के कश्मीर की तरफ रुख ना करे?
देखिए याना, हमारे मुल्क का सबसे बड़ा रोल है अफगानिस्तान में, उस रोल को कोई नेगेट नहीं कर सकता है, बी लिटिल नहीं कर सकता है। अगर पाकिस्तान रियली कंसर्न है अफगानिस्तान की स्टेबिलिटी के लिए, वहां के लोगों के सेफ और पीसफुल फ्यूचर के लिए, पाकिस्तान शुड शन द एटीट्यूड ऑफ टेररिज्म। जो सेफ हेवन्स पाकिस्तान में इस वक्त पनप रहे हैं, टेररिस्ट सेंटर्स जो कहाँ है, पनप ट्रेनिंग रहे हैं? अबे सेंटर्स, बाबा, उनको बंद आपको करना पता ही नहीं चाहिए। है। आप जो उनको बात बंद कर रहे हैं, करना आप चाहिए। कश्मीर में आप एविडेंस के तौर पर बात करें ना भाई। एविडेंस तो आपके पास इंटरनेशनल zero है। एविडेंसेस है, आप सिर्फ इंटरनेशनल एविडेंसेस है। आप 4 दिन आबिद पहले साहब, ये की तो इंटरनेशनल एविडेंसेस है। पहले की जो आप यूके के चीफ की स्टेटमेंट उठा कर देख रहे हैं, आप अमेरिका के आबिद साहब, जनरल मैं की स्टेटमेंट उठा यूएन के देख रहे सिक्योरिटी हैं। आप काउंसिल कहाँ के बैठे हैं? एविडेंसेस पढ़ पता के, नहीं उनके यूएन आप सिक्योरिटी 30 साल काउंसिल पहले के की शायद बात कर रहे एविडेंसेस हैं, पढ़ जब के कोई बता रहा हूँ। आपको सिरे से इल्म नहीं है। मैं हैरान हूँ आपके नॉलेज पर, आपकी इंफॉर्मेशन पर। आपको ये अगर पता होना आपको वो चाहिए कि सूट वहाँ के करती तब इंडिया आप और बड़े अमेरिका दोनों अप्रिशिएट वाकई करते आ मेरी गए, नॉलेज को, जिसके बाद वहाँ लेकिन पर हकीकत यही है। तालिबान आ गया। और कोई शख्स, आईसिस कोई चाहे आईसिस पाकिस्तान में आईसिस फिर बसते हैं पाकिस्तान के या खिलाफ दुनिया के क्यों किसी है? भी कोने में, वो ये नहीं चाहता कि वहाँ पे इंसानी हकूक की वायलेशन हो। वहाँ खवातीन के हकूक मिलने चाहिए, बच्चों के हकूक मिलने। ये तो दोस्तों, आपने देखा कि हमारी गेस्ट की क्या राय है इस बारे में। पाकिस्तान कंप्लीटली डिनाई कर रहे हैं, पाकिस्तान साइड, कि उनका कुछ भी लेना देना था अफगानिस्तान के क्राइसिस, जो आज हालात जो अफगानिस्तान में, उससे पाकिस्तान को कोई लेना देना नहीं है। इन्होंने कंप्लीटली डिनाई कर लिया। ये कहते हैं कि हम किसी भी टेरर एक्टिविटी को अपने सॉइल पे अलाउ नहीं करेंगे, जबकि इंडियन साइड का कहना है कि टेरर एक्टिविटीज यहीं से आती हैं। बल्कि अफगानी मीडिया का भी यही कहना है कि टेरर एक्टिविटीज यहीं से आती है। ज़हीबुल्लाह ने, जो मुजाहिद ज़हीबुल्लाह हैं, उन्होंने पाकिस्तान के लिए कहा है कि पाकिस्तान मेरा सेकंड होम है। यहाँ तक कि इनके पीटीआई के जो लीडर्स हैं वो भी कहते हैं कि हम तालिबान को यूज करेंगे कश्मीर के लिए। इन्हें नहीं पता कि ये आग से खेल रहे हैं। अब तक तो इतना ही पता चला है कि टेररिज्म का कोई रिलीजन नहीं है, और दोनों साइड्स जो हैं वो टेररिज्म के खिलाफ है, ऐसे ये बता रहे हैं। मगर पाकिस्तान साइड को देख के ऐसे तो नहीं लगता कि वो ये मानने को तैयार है कि उनकी तरफ से टेररिज्म कहीं भी एक्सपोर्ट हो रहा है। और दोस्तों, आज के लिए इतना ही। Thank you so much for tuning into Real Kashmir News. This is your host, Yana Mir.